नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं सौरभ शुक्ला और मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भरद्वाज जुड़ रही हैं। शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में लोगों से, आम लोगों से जुड़ी खबर, वो भी दिल्ली वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। आज दिल्ली की कैबिनेट में एक फैसला हुआ है जिसमें 1 अक्टूबर से दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी पर विकल्प देगी। यानी दिल्ली में लोगों को 200 रुपये यूनिट फ्री बिजली मिलती है। लेकिन अब दिल्ली सरकार के लोग पूछेंगे कि आपको ये फ्री बिजली चाहिए या नहीं चाहिए। जो लोग मना कर देंगे उनको ये सब्सिडी नहीं दी जाएगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको काफ़ी लोग लिख के ये कह रहे हैं कि वो बिजली का बिल देने में सक्षम हैं, और दिल्ली सरकार के लोगों से सवाल पूछेंगे। अगर वो चाहते हैं तो उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, वरना वो पैसे देंगे। सीएम ने कहा कि उन्हें कई लोगों के सुझाव और पत्र मिले हैं, वो सक्षम है, इसलिए वो मुफ्त बिजली नहीं चाहते। केजरीवाल ने कहा कि हमने तय किया है कि हम लोगों से जल्द पूछेंगे कि क्या उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए। 1 अक्टूबर से उन्हीं लोगों को सब्सिडी दी जाएगी जो लोग इसकी मांग करेंगे। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया है कि हम ये ऑप्शन देंगे। हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा, और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली या सस्ती बिजली केवल उन्हीं को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। दिल्ली की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और इसे इस तरह से समझिए कि दिल्ली के अंदर अभी होता क्या है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% सब्सिडी मिलती है। यानी कि आपकी जो बिजली है, आपका जो बिजली का बिल है वो ज़ीरो हो जाया करता है दिल्ली के अंदर। और अगर 201 से 400 यूनिट तक आप महीने में बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप जो टैरिफ्स हैं उसका 50% देते हैं, यानी कि आपको 50% सब्सिडी सरकार देती है। तो ये जो है अभी सरकार की तरफ से सबको एक तरफा ये दिया जा रहा था। इसमें कोई सरकार पूछती भी नहीं थी, लोग बताते भी नहीं थे, कोई इस तरह के विकल्प नहीं था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ये जितने भी दिल्ली के उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता हैं, उनसे पूछेगी कि आपको कैसी बिजली चाहिए, आपको सब्सिडी वाली बिजली चाहिए या आपको बिना सब्सिडी वाली बिजली चाहिए। लोग जैसी बिजली की मांग करेंगे, यानी कि अगर वो कहेंगे कि हमें सब्सिडी वाली सस्ती बिजली चाहिए, मुफ्त बिजली चाहिए, तो उनको वैसी बिजली मिलेगी, यानी कि उनके बिल उस तरह से आएंगे। और अगर कोई ये कहेगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं अपना जो बिजली का बिल है या जो टैरिफ्स हैं सरकार ने तय किए हुए हैं बिजली के, वो देने में सक्षम हूँ, तो बिना सब्सिडी वाला जो बिल है वो जो शख्स है वो चुका सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी है। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगता है कि वो दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री करते जा रहे हैं। तो इससे अब वो ये संदेश देंगे, दिल्ली सरकार संदेश देगी, आम आदमी पार्टी संदेश देगी, अरविंद केजरीवाल ये संदेश दे रहे हैं कि जो लोग सस्ती बिजली चाहते हैं वो सस्ती बिजली ले लीजिए, और जो लोग सस्ती बिजली नहीं चाहते हैं वो सस्ती बिजली छोड़ सकते हैं। तो इससे एक तो उस आरोप का जो है जवाब दिया जाएगा, और दूसरा अब जब लोग सब्सिडी वाली ये अब डेटा आएगा तो पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं वो सब्सिडी वाली बिजली चाह रहे हैं, कितने लोग नहीं चाह रहे हैं। उससे एक तो ये पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर कितने लोग वाकई चाहते हैं कि उनको सस्ती बिजली दी जाए, और दूसरा जो लोग ये कहेंगे कि हमको सस्ती बिजली नहीं चाहिए, हम नॉर्मल रेट्स पे जो हैं उसी पर बिजली लेंगे, बिजली बिल अपना पूरा ही चुकाएंगे, हम सक्षम हैं, तो वो भी फ़ायदा सरकार का ही है, क्योंकि जो लोग सब्सिडी छोड़ेंगे तो सरकार का ही पैसा बचेगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और बिजली संकट को देखते हुए ट्रैक के जरिए कोयला ढुलाई को और गति देने के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के 1100 ट्रिप्स को रद्द कर दिया है। इनमें मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं, पैसेंजर ट्रेनें भी हैं। 24 मई तक इन्हें रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच गर्मी छुट्टी के दौरान रिजर्व टिकट को लेकर मुसाफिरों को किस तरह से दिक्कत हो सकती है, परिमल कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप गर्मी की छुट्टी में ट्रेन से सफर की योजना बना रहे हैं तो जरा संभल के, क्योंकि रेलवे ने 24 मई तक ट्रेनों के करीब 1100 फेरे रद्द कर दिए हैं। समर में यात्री गाड़ियां ज़्यादा चलाने की जो रेलवे की एक परंपरा रही है कि समर में रेलवे ज़्यादा गाड़ियां चलाती है, 1000-2000 ट्रिप हम चलाते थे। जबकि पूरा रेलवे तंत्र इस समय रेलवे यात्रियों के लिए लग जाया करता था। मीटिंग होती थी, बड़े बड़े अफसरों की ड्यूटी लगती थी कि यात्री ठीक ठाक से जाएं, और यहाँ उल्टा हो रहा है। ये सारे लोग जो दिल्ली में रहने वाले हैं, कहीं रहने वाले हैं, सारे लोग इसी समय छुट्टियों का इंतजार करते हैं कि बच्चों की स्कूल बंद हो, लोग अपने अपने घर जाएं। अगर इस पर आप गाड़ियाँ चलाना बंद कर दें, जो चल रहे हैं उसको भी बंद कर रहे हैं, कोई नई सुविधाएं नहीं देंगे तो समस्या तो बहुत ही गंभीर होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। रेलवे ने तकरीबन 40 ट्रेनें रद्द की हैं। इनमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं और पैसेंजर भी। इनमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के करीब 500 फेरे, जबकि पैसेंजर ट्रेनों के करीब 580 फेरे शामिल हैं। ये ट्रेनें नॉर्दर्न और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की हैं। हफ्ते भर पहले रेलवे ने ट्रेनों के करीब 650 फेरे रद्द किए थे। अब संख्या 1100 के करीब है। दलील है कि इन ट्रेनों में भीड़ कम होती है और ट्रैक से इनके नदारद होने पर कोयले की रेक वाली मालगाड़ी को गति मिलेगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ बिजली संकट दूर करने में रेलवे संकट मोचक की भूमिका में है, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी यात्रा मंगलमय हो कहने वाला रेलवे मुसाफिरों के सामने संकट खड़ा कर रहा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश को दहलाने वाली एक बड़ी साजिश को रोक दिया गया है। आपको बताएं कि आज करनाल पुलिस ने 4 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ा है। ये एक इनोवा कार में बैठकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, जहां पर इनको गिरफ्तार किया गया। आपको बता देते हैं कि ये चारों आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, वो पंजाब के रहने वाले हैं। 3 संदिग्ध फिरोजपुर के और 1 लुधियाना का रहने वाला बताया जा रहा है। ये चारों पाकिस्तान में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह के साथी हैं। हरविंदर सिंह के निर्देश पर ही ये काम कर रहे थे। इन्हें पाकिस्तान से लोकेशन भेजी गई थी और इन्हें तेलंगाना आईईडी को पहुंचाना था। ये पहले भी 2 जगह आईईडी सप्लाई कर चुके हैं। आइए सुनते हैं कि करनाल के एसपी क्या कह रहे हैं और फिर मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम हैं। ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और 1 लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की बीडीडीएस टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर 1 देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 आईडीज बरामद हुई है। हमारी बीडीडीएस टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जो बीडीडीएस टीम मौके पे आई है उसकी जांच के अनुसार प्रथम दृष्टया एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि। बम निरोधक दस्ता मौके पे मौजूद है। एफएसएल की टीम भी मौके पे मौजूद है। हमने थाना मधुबन में एफआईआर इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर ली है और आगे की जाँच जारी है। जो अभी तक जाँच सामने आई है, ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहाँ पर सप्लाई रख करके आनी थी। उनका क्योंकि हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, पंजाब की इन्फॉर्मेशन में मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है। वो लोग भी पकड़े हैं, लेकिन उनसे अब तफ्तीश चल रही है क्योंकि अभी पकड़े गए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां उसकी लेंगी। जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज किया जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर सीमा से लगे सांबा बॉर्डर पर बीएसएफ को एक सुरंग का पता लगा है। ये जो सुरंग मिली है वो भारतीय सीमा से महज 900 मीटर की दूरी पर है और इसमें 265 फीट लंबी ऑक्सीजन पाइप भी एक मिली है। 22 अप्रैल को जैश ए मोहम्मद के साथ बीएसएफ की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। जिसके बाद बीएसएफ ने इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरंग का पता लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया था और ये सुरंग 150 मीटर लंबी है और इसमें 265 फीट लंबी ऑक्सीजन की पाइप मिली है, जिससे इस बात की आशंका और मजबूत हो गई है कि इस सुरंग का इस्तेमाल सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ के लिए किया जाता था। ये आपको सुनाते हैं आईजी बीएसएफ ने क्या कहा। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी टनल डिटेक्शन की, उसमें करीब
कल शाम को 4 बजे 5:30 बजे के आसपास में हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की शकिया जगह, उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है। ये टनल लगभग 150 मीटर लंबी है। सीमा पार से लगातार प्रयास किया जा रहा है भारतवर्ष में परेशानी खड़ी करने की, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की। उसको फॉइल करने में हमें सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के सिवनी में हाल ही में 2 आदिवासी युवकों को पीट कर मार दिया गया था। इसमें बजरंग दल की भूमिका को लेकर के अलग अलग बयान अब सामने आ रहे हैं। बिना जांच के ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बजरंग दल को क्लीन चिट दे दी, जबकि जो लोकल थाना इंचार्ज हैं उन्होंने साफ कहा कि इन दोनों की हत्या में बजरंग दल के लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि सिवनी में मंगलवार को गौमांस तस्करी के शक में आदिवासियों के साथ जमकर मारपीट की गई। इस मारपीट में 2 आदिवासियों की मौत हो गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में ग्रामीणों ने बजरंग दल से जुड़े लोगों पर ही हत्या का आरोप लगाया था। केस में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए सुनते हैं नरोत्तम मिश्रा, जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। गोमांस से जुड़ा हुआ विषय वो था, ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में कुछ लोगों ने कहा है। 13 लोग उसमें तत्कालिक रूप से गिरफ्तार हो गए, या जो कहे अधिकांश लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी है, घायल को भी 75,000 रुपए दिए हैं। 2 परिवार में एक बेटा और एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। तो ये सर क्या बजरंग दल से जुड़े हुए थे जो कार्यकर्ता है? अभी तक प्रथम दृष्टया तो ऐसा आया नहीं। जो एफआईआर में नामजद आरोपी थे वो तो 6 आरोपी सभी गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर 6 लोग और नाम आए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और विवेचना जारी है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे तो आरोपियों में इजाफा हो जाएगा। ये लोग बजरंग दल के भी हैं, राम सेना के भी हैं और कोई बिना दल के भी हैं। बजरंग दल के इसमें 3 लोग हैं, श्री राम सेना के हैं इसमें 6 लोग हैं, 3 अन्य हैं जो किसी दल से संबंध नहीं है उनका। और समाज में अशांति फैलाने और राजद्रोह जैसे गंभीर मामले में गिरफ्तारी के 12 दिन के बाद 13वें दिन निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को आज जेल से रिहाई मिली। कल उन्हें मुंबई की सेशंस कोर्ट से जमानत मिली थी और नवनीत राणा जेल से रिहाई के बाद सीधे मुंबई के इसी लीलावती अस्पताल में आई थी मेडिकल चेकअप के लिए, जहाँ उन्हें एडमिट कर लिया गया है। और जेल से रिहाई के बाद रवि राणा सीधे यहाँ पर पहुँचे उनसे मुलाकात के लिए, और मुलाकात के बाद किस तरह से वो भावुक होती हुई दिखी वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि नवनीत राणा जब भायखला जेल में ही थी उस दौरान उनके वकील ने कहा था कि उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है और उनका सीटी स्कैन भी नहीं हो रहा, इस तरह की सुविधा जेल में नहीं है, तो उन्हें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। इस पर जब रिहाई उनकी हुई है तो सीधे वो यहाँ पर लीलावती अस्पताल में लाई गई हैं और उन्हें एडमिट किया गया है। और हैदराबाद में झूठी शान के लिए कत्ल, क्या है पूरी खबर दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। बने रहिए देश प्रदेश के साथ। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बताएं कि यहां पर नागाराजू नाम के एक शख्स की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। उस वक्त नागाराजू अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था और बताया जा रहा है हत्या के जितने भी संदिग्ध आरोपी हैं वो नागाराजू के पत्नी के रिश्तेदार हैं। आपको बताएं शादी से पहले नागाराजू की पत्नी का नाम अशरीन फातिमा था। बताया जा रहा है कि कॉलेज के दिनों से दोनों में प्यार था, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। शादी के बाद भी नागाराजू को धमकियां मिल रही थीं। कल रात हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन कई राहगीरों ने इस घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
पुलिस ने धरपकड़ शुरू की है। इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। They followed him, and in the night, approximately at 8:45 p.m., they stopped him, accosted, and assaulted him, beat him indiscriminately with an iron rod, he said, and killed him on the spot. We are investigating the case. This investigation is going on proper lines. We identified the accused. We are interrogating. We will produce them before media after the completion of the investigation. आज के लिए देश प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NTV इंडिया।